क्लास 10th का विज्ञान का दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये हमारा अम्ल क्षार एवं लवण का तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लवण और उनके प्रकार तक बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ लवणों के निर्माण की विधियाँ हैं। इसमें सबसे पहला होगा साधारण लवण या सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, NaCl होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए NaCl, इसको हम सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं या साधारण नमक कह सकते हैं या रॉक साल्ट भी कह सकते हैं। ठीक, ये साधारण लवण होगा। इसका प्राप्ति स्थान देखिए, प्राप्ति स्थान नमक प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नमक प्रकृति में पाया जाता है। इसके 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहला होगा समुद्री जल NaCl का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और दूसरा होगा झील। जैसे एक उदाहरण सांभर झील का, सांभर झील जो है यहाँ पर भी NaCl की मात्रा पाई जाती है। और अगला होगा लवणों की खाने। इससे देखिए प्राप्त करते करते हैं NaCl का निर्माण करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, लवणीय जल को खुले खेतों में वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है। लवणीय जल को खुले खेतों में वाष्पन के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां जल वाष्पित हो जाता है और जबकि अशुद्ध ठोस NaCl प्राप्त होता है। मतलब शुद्ध ठोस NaCl नहीं प्राप्त होता, अशुद्ध प्राप्त होता है। उसके बाद उसका हम शोधन कर लेते हैं। इसमें देखिए Na और Mg के सल्फेट, मतलब सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उस अशुद्धियों को हमको दूर करना होता है। उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका हम प्रभाजी क्रिस्टलन कर देते हैं। मतलब जो अशुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है उसका हम प्रभाजी क्रिस्टलन कर देते हैं, तो वो शुद्ध क्लोराइड, ये शुद्ध लवण प्राप्त होता है। जैसे NaCl है, अगर अशुद्ध NaCl हमको प्राप्त हुआ तो इसका हम प्रभाजी क्रिस्टलन कर देते हैं, प्रभाजी क्रिस्टलन। ठीक है, प्रभाजी क्रिस्टलन कर देते हैं, जिससे हमको प्राप्त हो जाता है शुद्ध NaCl। ठीक है, जब अशुद्ध प्राप्त होता है तो उसमें Na2SO4 और MgSO4 आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा ये अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। एक विधि और देखिए, इसको हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में या फिर औद्योगिक स्तर, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं देखिए, अगर हम किसी क्षार मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl से क्रिया करा देंगे तो यहाँ से देखिए H और OH निकल जाएगा, मतलब जल अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, बचेगा Na और Cl। NaCl यहाँ से भी हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड निर्माण की विधि है। अब देखिए NaCl के गुण, NaCl का गुण, NaCl या सोडियम क्लोराइड का गुण। ठीक, सोडियम क्लोराइड के गुण में सबसे पहला गुण होगा यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला इसका गलनांक, मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका हम गलनांक ज्ञात करते हैं, और जो द्रव पदार्थ होते हैं उसका हम क्वथनांक ज्ञात करते हैं। इसका गलनांक होगा 1073 केल्विन, 1073 केल्विन, या अगर हम इसको सेल्सियस में परिवर्तित करना चाहेंगे तो 1073 में से 273 घटा देंगे। ठीक है, 1073 में से 273 घटा देंगे तो देखिए 1073 माइनस 273 तो बराबर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, बराबर 800 अंश सेल्सियस। मतलब 800 अंश सेल्सियस इसका गलनांक होता है। 800 अंश सेल्सियस ताप पर इसको गर्म कर देंगे तो ये गल जाता है। देखिए NaCl का ये अगला गुण होगा, यह बहुत से यौगिकों जैसे NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3 का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण के लिए आरंभिक पदार्थ। कहने का मतलब इनके निर्माण में NaCl का योगदान होता है। अगला देखिए, इसका प्रयोग सोडियम धातु के निष्कर्षण में होता है। सोडियम धातु के निष्कर्षण होने का मतलब जैसे NaCl है, ये सोडियम का प्रमुख अयस्क होता है
और यहाँ से हमको सोडियम धातु प्राप्त करना होता है। मतलब सोडियम धातु के लिए ये अयस्क का कार्य करता है और यहाँ से हम सोडियम का निष्कर्षण करते हैं। अगला देखिए NaCl की अगर हम K2Cr2O7 का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से लाल रंग की क्रोमिल क्लोराइड गैस बनती है। मतलब अगर NaCl और K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड गैस बनती है। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होगा देखिए CrO2 Cl2, ये होगा क्रोमिल क्लोराइड। तो देखिए इसकी अभिक्रिया क्या होगी, हमने NaCl का 4 मोल लिया और इसकी K2Cr2O7 का मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट से अभिक्रिया कराया और इसके साथ अम्ल का 3 मोल मतलब 3H2SO4 लिया। तो यहाँ से देखिए क्रोमियम कितना है 2, तो हमने लिखा 2Cr, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ से 4 ले लिया, CrO2 हो गया और Cl2 हो गया, मतलब यहाँ से 4 क्लोरीन। अब यहाँ पर देखिए सोडियम 4 था तो इसको हमने लिखा 2Na2 और यहाँ से SO4 का 2 मोल लिया, 2Na2SO4 हो गया। अब यहाँ पर पोटेशियम कितना है 2, पोटेशियम 2 है तो K2SO4 बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जल है तो यहाँ पर देखिए 3H2 बचा था और यहाँ से 3 हो तो 3H2 मिल करके ये बना लिया। इसका नाम हो जाएगा CrO2, Cl2 का नाम होगा क्रोमिल क्लोराइड, ठीक। ये उसके बाद देखिए अगला गुण इसका, अगला गुण अगर इसकी हम सांद्र H2SO4 से केवल अभिक्रिया कराते हैं, NaCl की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, HCl गैस बन जाएगी, ठीक है। देखिए अगर हम NaCl की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा दें, NaCl की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया अगर करा रहे हैं तो क्या बनता है, देखिए NaCl प्लस H2SO4, तो इसका हम 2 मोल कर देंगे, ठीक। इसका 2 मोल कर देंगे, यहाँ से देखिए ये इतना निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा 2HCl निकल गया। उसके बाद बचा क्या, देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है 2, तो इसको हमने लिख दिया Na2 और यहाँ पर हो जाएगा SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। कहने का मतलब अगर NaCl की हम सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करा देंगे तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए अगर हम देखिए अगला गुण होगा, अगर हम MnO2 और H2SO4 के साथ NaCl की अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। मतलब MnO2 का नाम होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड व H2SO4 दोनों की अभिक्रिया हम NaCl के साथ कराएंगे तो Cl2 गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस। तो इसकी अभिक्रिया देखिए 2NaCl प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4। तो इसकी हम इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से एक Mn और यहाँ से एक SO4 मिल करके बनाता है MnSO4 प्लस देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ से हम निकाल देते हैं 2H2O, मतलब 4 हाइड्रोजन निकल गया, अभी 2 हाइड्रोजन बचा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना बचा है 2, तो इसको हमने Cl2 के रूप में लिखा, ठीक है। और 2SO4 बचा तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, NaHSO4 का 2 मोल बन जाएगा। NaHSO4 का नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला देखिए होगा NaCl के उपयोग। तो NaCl के उपयोग आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग या नमक का उपयोग या भोजन के रूप में होता है, मतलब यह भोजन का अवयव होता है, ठीक। मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब अचार जो बनाते हैं लोग उसमें NaCl को मिला देते हैं जिससे वो अधिक दिनों तक सुरक्षित बना रहता है। अगला उपयोग होगा विभिन्न यौगिकों के निर्माण में। कहने का मतलब ये भोजन का अवयव है, ठीक। और उसके बाद मांस, मछली, अचार आदि के परिरक्षण में भी इसका उपयोग होता है। अगला होगा विभिन्न सोडियम यौगिकों के निर्माण में, मतलब विभिन्न सोडियम
यौगिकों के निर्माण में, मतलब सोडियम का जो यौगिक बनता है उसके निर्माण में होता है, विभिन्न सोडियम यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, यौगिकों के निर्माण में। अगला होगा, अगला हिम मिश्रण के निर्माण में। हिम मिश्रण के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। ये सोडियम क्लोराइड का इतना था। अब उसके बाद अगला टॉपिक होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण देखिए, मतलब अगले लवण का नाम होगा। पहला साधारण लवण था, दूसरा देखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला आप जानते होंगे, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब CaOCl2। इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं, मतलब इसका नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसका साधारण नाम होगा विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला होगा CaOCl2, या फिर इसको देखिए एक रूप में इसका फार्मूला और लिख सकते हैं CaOCl, फिर यहाँ पर Cl, ये भी विरंजक चूर्ण होगा। मतलब विरंजक चूर्ण को इसको हम CaOCl2 कह सकते हैं, या CaOCl और Cl यहाँ लिख सकते हैं। फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम होगा, और या इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं। देखिए, अब विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधियां हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधियां में विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। मतलब बुझा चूना का सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करा देते हैं, Cl2 की क्लोरीन की अभिक्रिया करा देते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CaOH, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी OH लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये H और यहाँ से OH, H2O निकल जाएगा, मतलब ये H2O को हमने निकाल दिया। उसके बाद अब यहाँ 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CaOCl2। इसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसके औद्योगिक निर्माण की 2 विधियां हैं। पहली विधि होगी हेजन-क्लेवर विधि, और दूसरी होगी बैचमैन विधि। पहली हेजन-क्लेवर विधि और दूसरी बैचमैन विधि। ठीक है, देखिए हेजन-क्लेवर विधि में क्या होगा, ये एक फिगर देखिए, इसमें देखिए इस चित्र में बेलनाकार पाइपें लगी होती हैं और इसके बीच बीच में बिडोलक लगे होते हैं। ये बेलनाकार पाइपें एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक, एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है। देखिए ऊपर की पाइप यहाँ जुड़ी है, उसके बाद ये वाली पाइप यहाँ से जुड़ी है, फिर ये यहाँ से जुड़ी है। कहने का मतलब ये एक दूसरे में आपस में जुड़ी होती हैं और इनके बीच बीच में एक बिडोलक लगे होते हैं जो अपनी दूरी पर घूमते रहते हैं। यहाँ पर घुमाने के लिए एक सिस्टम लगा होता है, इसको निरंतर घुमाते रहते हैं, तो ये बीच के पार्ट जो होते हैं ये सब घूमते रहते हैं। यहाँ पर देखिए हापर है, हापर से हम स्लेग्ड लाइम का मतलब बुझा चूना प्रवाहित करते हैं। बुझा चूना यहाँ से प्रवाहित करते हैं और इसको हम घुमाते रहते हैं तेजी के साथ, तो ये स्लेग्ड लाइम धीरे धीरे एक एक चैम्बर मतलब एक एक नलियों से होते हुए नीचे आता रहता है और नीचे से हम क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं। जब ये बुझा चूना क्लोरीन के संपर्क में जैसे ही आता है तुरंत अभिक्रिया हो जाती है और बन जाता है विरंजक चूर्ण। जैसे देखिए बुझा चूना का फार्मूला ये अभी हमने बताया, इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। जो वेस्ट गैसें बनती हैं वो ऊपर से अलग हो जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक पाइपों से बना हुआ
मतलब बेलनाकार पाइपें इसमें लगी होती हैं और इनके बीच बीच में बिडोलक लगे होते हैं जिसमें ब्लेडर लगे होते हैं और प्रत्येक पाइपें एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिसको हम घुमाते रहते हैं। यहाँ पर जब घुमाते रहते हैं तो ये बिडोलक बीच का घूमता रहता है और ऊपर से हापर लगा है। हापर से हम स्लेक्ड लाइम का मतलब बूझा चूना प्रवाहित करते हैं। जब बूझा चूना इसमें आता है तो ये बिडोलक के माध्यम से धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे से हम क्लोरीन गैस मतलब यहाँ पर Cl2 गैस का प्रवाह करते हैं। जब Cl2 गैस प्रवाहित होती है तो जैसे ही Cl2 गैस प्रवाहित होती है ब्लीचिंग पाउडर बनता है और यहाँ से हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। ये हुई हेजेट-क्लेवर विधि। अगली विधि होगी बैचमैन विधि। देखिए ये दूसरी विधि है बैचमैन विधि। इसमें होता क्या है, एक मीनार की आकृति होती है जिसके बीच में लगी छड़ में कई चरखियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए ये बीच बीच में छड़ लगी है और यहाँ पर कई चरखियाँ जिसको हम नाम देते हैं रैक। ऊपर से यहाँ पर वेस्ट गैस निकलने की व्यवस्था है और यहाँ से देखिए सेलेक्ट लाइम होगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लाइम होगा प्लस कंप्रेस्ड एयर मतलब संपीड़ित हवा, मतलब बूझा चूना और संपीड़ित हवा यहाँ से हम प्रवाहित करते हैं इसमें और ये अपनी धुरी पर घूमता रहता है। एक एक रैक के माध्यम से धीरे धीरे सेलेक्ट लाइम बूझा चूना नीचे आता रहता है और नीचे के चैम्बर में हम Cl2 गैस का प्रवाह करते हैं। जब Cl2 गैस के संपर्क में बूझा चूना आता है तो दोनों की अपक्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और सबसे निचले वाले हिस्से में हमको विरंजक चूर्ण यहाँ पर एकत्रित कर लेते हैं। जो वेस्ट गैसें होती हैं वे यहाँ से निकल जाती हैं। कहने का मतलब देखिए एक मीनार की आकृति होती है जिसके बीच में छड़ के साथ चरखियाँ लगी होती हैं जिसको हम कहते हैं राख। इसके ऊपर से बूझा चूना मतलब सेलेक्ट लाइम और कंप्रेस्ड एयर का मतलब संपीड़ित हवा या वायु का दाब दोनों प्रवाहित करते हैं और नीचे की ओर क्लोरीन गैस और इसके साथ गर्म हवा का झोंका भी प्रवाहित करते हैं। इस क्लोरीन गैस और सेलेक्ट लाइम दोनों की आपस में अपक्रिया होती है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और ब्लीचिंग पाउडर को हम यहाँ से एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे वाले पार्ट में ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसकी भी अपक्रिया वही होगी जैसे देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसकी अपक्रिया हो जाएगी तो बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। कहने का मतलब विरंजक चूर्ण बनाने की एक ही अपक्रिया है। इसमें दो विधियां हैं, एक हेजेन-क्लेवर विधि, दूसरी बैचमैन विधि। देखिए भौतिक गुण, विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या है। सबसे पहला होगा यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, मतलब हल्का सा पीले रंग का चूर्ण पदार्थ होता है। दूसरा होगा इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, और तीसरा होगा जल में अगर हम घोलते हैं तो विलयन दूधिया हो जाता है। सबसे पहला गुण क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा होगा इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। तीसरा होगा जल में घोलने पर दूधिया विलयन देता है। उसके बाद देखिए रासायनिक गुण में सबसे पहला होगा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव होने का मतलब अगर हम विरंजक चूर्ण को गर्म कर देते हैं तब क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है, इसका हम 2 मोल ले लेते हैं और इसको जब हम गर्म कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा ये बनाएगा CaCl2। यहाँ से देखिए Ca और Cl2 अलग हो जाएगा, मिलेगा हमको CaCl2। इसका कितना मोल, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अब बचा ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं O2। कहने का मतलब अगर हम विरंजक चूर्ण को गर्म कर देते हैं तो वो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। उसी प्रकार देखिए जल से अपक्रिया, मतलब विरंजक चूर्ण की अगर जल से अपक्रिया करा देते हैं तब क्या होगा, मतलब जल से अपक्रिया। ध्यान से देखिएगा CaOCl2 इसकी H2O से अपक्रिया करा देते हैं। H2O का मतलब जल, इसको हम लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। जब हम इसकी अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से दोनों क्लोरीन अलग हो जाता है Cl2 के रूप में और ये OH और OH यहाँ पर जुड़ करके बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस।
CaOH का होल ट्वाइस का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब अगर हम विरंजक चूर्ण की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। उसी प्रकार देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया, अगर हम विरंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराते हैं मतलब CO2 से अगर अपक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, मतलब CO2 से अपक्रिया, CO2 से अपक्रिया देखिए CaOCl2 प्लस CO2। तो जब हम CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण की CO2 से अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, मतलब Cl2 अलग हो जाएगी और बचेगा CO2। तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो ये बनाएगा CaCO3। CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगला देखिए विरंजक गुण। ठीक है, विरंजक गुण का मतलब विरंजक चूर्ण जो होता है वो रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो विरंजक चूर्ण की अगर हम देखिए CaOCl2, ठीक, यह है विरंजक चूर्ण। इसका विरंजन गुण होने का मतलब इसका हम 2 मोल ले लेते हैं प्लस ये Cl से अपक्रिया करा देंगे तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस HOCl का 2 मोल। कहने का मतलब इसका हम 2 मोल ले लेते हैं, HOCl का 2 मोल बना लेगा। ठीक है, मतलब HOCl का नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। HOCl का नाम हाइपोक्लोरस अम्ल होगा। अब यही HOCl जो है HOCl, ठीक, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये अपघटित हो जाएगा ये Cl प्लस ऑक्सीजन में, मतलब नवजात ऑक्सीजन में। विरंजक चूर्ण HCl से अपक्रिया कराएगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल। यही हाइपोक्लोरस अम्ल अपघटित होकर के HCl और नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, मतलब रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन ये मिल करके बनाएगा रंगहीन पदार्थ। ये रहा इसका रासायनिक गुण। अब उसके बाद अगला होगा उपयोग। देखिए अब उपयोग इसका होगा विरंजक चूर्ण का उपयोग में सबसे पहला है जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, मतलब जो जल में जीवाणु उपस्थित होते हैं उसको नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। अगला है क्लोरोफार्म के निर्माण में। कहने का मतलब क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला के निर्माण में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म का फार्मूला हो जाता है CHCl3। ठीक है, अगला देखिए ऑक्सीकारक के रूप में और अगला होगा चीनी उद्योग में। ये इतना रहा विरंजक चूर्ण का उपयोग। आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए। ठीक है।